गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेमेस्टर थर्ड EC2 पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के भारत और सार्क के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, मैंने यहाँ एक इजी वे में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि इसे हिंदी में दक्षेस कहा जाता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका सम्मेलन में हुई थी, जिसका कार्यालय काठमांडू में, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को हुई थी। और इसमें 8 देशों का ये एक संगठन है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान है। और अफ़गानिस्तान को 3 अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें सम्मेलन में शामिल किया गया था। और जो सार्क के कार्य या उसके उद्देश्य कहा जाए तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना है। आर्थिक में आते हैं उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में जो सहयोग होते हैं, सामाजिक में शिक्षा, जनसंख्या, गरीबी उन्मूलन इत्यादि आते हैं, सांस्कृतिक में नृत्य, उत्सव, खेल आदि, और राजनीतिक में पॉलिटिकल व्यूज़ जो होते हैं उसको बढ़ाने के आते हैं। और तो ये तो मैं एक इजी वे में आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से समझा रही हूँ। इसके बारे में व्याख्या अब मैं आप लोगों को करती जाऊँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि सार्क को हिंदी में दक्षेस कहा जाता है, जिसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका सम्मेलन में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। बांग्लादेश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान थे, उन्हीं के प्रस्ताव के आधार पर सार्क का गठन किया गया था। सार्क के सदस्य देशों को देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान कुल 8 देश है। और जो अफ़गानिस्तान है वो 3 अप्रैल 2007 में 14वें सम्मेलन में अफ़गानिस्तान को शामिल किया गया था। तो कभी कभी कहीं कहीं पर 2008 लिखा रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को 3 अप्रैल 2007 बता रही हूँ, तो आप लोग भी 3 अप्रैल 2007 ही नोट करिएगा कॉपी में। अब बात करते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के क्या क्या उद्देश्य, यानी सार्क संगठन के क्या क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले है दक्षिण एशियाई देशों की जनता के कल्याण को बढ़ावा देना और जीवन स्तर में सुधार लाना और उसके स्तर को ऊंचा बढ़ाना। और उसके बाद है दूसरा, आपसी विश्वास एवं एक दूसरे की समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाना, आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करना, सार्क देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना और उन्हें मजबूत करना, आपसी विश्वास, समझ तथा एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना, साझा हित के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को सुदृढ़ करना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा अन्य क्षेत्र संगठनों के साथ में सहयोग करना। सार्क का इससे उद्देश्य ये स्पष्ट होता है कि इसके सदस्य देश उनके बीच विभिन्न प्रकार के सहयोगों को बढ़ाना है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना है और इसी कारण से इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब आपसी संगठन के माध्यम से विभिन्न जो देश हैं वो एक दूसरे के हितों का समर्थन करेंगे और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने जो सदस्य देश हैं उनके हितों की पूर्ति के लिए समर्थन हेतु प्रयास करेंगे। इनके ये उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करेंगे कि सार्क में भारत की क्या भूमिका है। सबसे पहला जो है, भारत जो है वो सार्क में जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 70% की हिस्सेदारी देता है। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है सार्क देशों में सर्वाधिक व्यापार भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से करता है। सार्क देशों को भारत 17.5 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जबकि आयात सिर्फ और सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर का ही करता है। कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो सार्क जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भारत से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से ऐतिहासिक संबंध रहे और इसमें सांस्कृतिक निकटता भी रही है। सार्क देशों में भारत का जो सॉफ्ट पावर प्रारंभ से ही रहा है, जो भारत के महत्व को स्पष्ट करता है। उसके बाद अन्य सहयोग की बात करें तो भारत जो है समय समय पर सार्क देशों के साथ सहयोग करता रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव आदि देशों को अधिसंरचना, आपदा, पर्यटन, शिक्षा, तकनीकी, आर्थिक सहयोग, निवेश उपलब्ध कराता रहता है। और भूटान, अफगानिस्तान की कई परियोजनाओं में भारत जो है सहयोग कर रहा है। यानी भारत जो है सार्क देशों में इतने सारे सहयोग करता रहा है और भूटान और अफगानिस्तान की कई परियोजनाओं में भी सहयोग कर रहा है। दक्षिण एशिया सैटेलाइट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो है वो भारत निःशुल्क उपलब्ध भी कराता है। अब हम देखेंगे कि सार्क की अस्थिरता के क्या कारण है, यानी कि जो सार्क है वो एशियान की भांति क्यों स्थिर नहीं है या क्यों सफल नहीं है। आखिर क्यों सार्क अस्थिर है, जबकि इसी क्रम में इसी तरह की एक अन्य संस्था है जिसको हम आसियान बोलते हैं। तो आसियान के कई बार सार्क से तुलना की जाती है कि आखिर आसियान इतना सफल क्यों है, और वो भी तो एक क्षेत्र संगठन है। आखिर क्या है कि दोनों में इतना अंतर है। एक जहां बहुत ही सफल माना जाता है जो आसियान है, वहीं सार्क वर्तमान में असफल क्षेत्रीय संगठन माना जाता है। तो आइए अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले भारत पाकिस्तान संबंध। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान द्वारा जो सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है, उसके कारण संबंधों में कड़वाहट आती है। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि दोनों के संबंध जो है खराब हुए। और यही कारण है कि हाल के दिनों में देखा जाता है कि दोनों के संबंध में कड़वाहट का एक बहुत बड़ा कारण यही है। और इसी क्रम में भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक सहमति का अभाव हो गया है। सैन्य संघर्ष के कारण भी दक्षिण एशिया में क्षेत्र सहयोग जो होना चाहिए था वो अब नहीं है, यानी कि क्षेत्र सहयोग भी कमज़ोर हो गया है। उरी आतंकवादी हमला, पुलवामा अटैक या पठानकोट हमला की अगर बात करें तो उस सारे हमले में पाकिस्तान का हाथ था। और उसी कारण से देखा जाए तो भारत बार बार पाकिस्तान को चेतावनी देता आया है कि वो जो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, घटनाओं को अंजाम देता है या आतंकवाद को जो प्रश्रय देता है वो उसे बंद कर दे। तभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो बेहतर होंगे। और जब बेहतर संबंध होंगे तो निश्चित ही क्षेत्रीय संस्थाएं हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों प्रमुख भूमिका में हैं, उन क्षेत्रीय संस्थाओं के अस्तित्व को जीवन मिलेगा। और दूसरा है क्षेत्र व्यापार। यदि दूसरा क्षेत्र व्यापार की अगर बात किया जाए तो क्षेत्र व्यापार की स्थिति से देखा जाए तो क्षेत्र व्यापार बहुत ही चिंताजनक है। सार्क देशों के बीच क्षेत्र व्यापार ना के बराबर प्रगति हुई है। इस संगठन का एक उद्देश्य यह भी था कि सार्क के जो देश है वो देश आपस में क्षेत्र व्यापार को दिन प्रतिदिन बढ़ावा देंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये बढ़ने के बजाय लगातार घटती ही जा रही है। तो जब क्षेत्र व्यापार बढ़ेगा ही नहीं तो सहयोग कैसे बढ़ेगा, क्योंकि अगर व्यापार एक सहयोग के संबंध को मजबूत बनाने का यदि माध्यम है। देखिए, जब दो व्यक्ति आपस में व्यापार करते हैं या जब दो संस्था आपस में व्यापार करते हैं तो उनके बीच संबंध भी बनता है। तो जब व्यापार ही नहीं बढ़ेगा तो संबंध कहाँ से बढ़ेगा। तो इस कारण यदि देखा जाए तो सार्क की अस्थिरता का एक ये भी कारण है कि क्षेत्र व्यापार ना के बराबर प्रगति हुई है। और जैसा कि हम जानते हैं सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार जो होता है उनके व्यापार का मतलब कुल व्यापार का मात्र 3.5% ही है, यानी 3.5% का ही व्यापार होता है। तो ये तो बहुत ही कम है, जबकि ये होना चाहिए कि सदस्य देश दोनों आस-पास है तो जो भी सदस्य हैं सब पड़ोसी ही हैं। तो जब इनके बीच व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से यह व्यापार जो है बहुत सार्थक रहेगा। और यह व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता है तो इनके बीच सहयोग और विभिन्न प्रकार के संबंध भी बढ़ेंगे। तो क्षेत्र व्यापार में जो घटता जो चिंताजनक जो ये विषय है वो नहीं रहेगा। तो इसी तरह यदि व्यापार बढ़ेंगे तो इनके बीच सहयोग और संबंध भी आपस में बढ़ेंगे। तो क्षेत्र व्यापार का जो घटता महत्व है या इसमें जो घटाव होता जा रहा है वो इसके सार्क की अस्थिरता का एक चिंताजनक विषय है। तीसरा यदि देखा जाए तो संपर्क संरचना का अभाव। अब देखते हैं संपर्क संरचना का अभाव। देखिए, व्यापार कब बढ़ेगा, जब कनेक्टिविटी की सुविधा होगी, यानी एक दूसरे को जोड़ने की सुविधा होगी, संचार की सुविधा होगी, सड़क की सुविधा होगी, विभिन्न प्रकार की जो पहुंच है वो सुविधा होगी। और अब जब जो चीन है वो BI प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है,
उसका प्रमुख उद्देश्य है, जो व्यापारिक उद्देश्य है, उसके हितों की पूर्ति करना, यानी व्यापार संबंधित जो उसके उद्देश्य है वो उसकी पूर्ति करना चाह रहा है। और उन सब की पूर्ति कब होगी? जब वो संपर्क बढ़ाएगा। और उसके लिए वो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है कि भारत और सार्क जो देश है इनके बीच सबसे बड़ा कारण है कि संपर्क सुविधा का अभाव है। जिस तरीके से जो चीन है वो BRI का निर्माण कर रहा है कि उससे उसकी व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी, तो इसी तरह यदि देखा जाए तो भारत और जो सार्क देश है इनके बीच सबसे बड़ा अभाव यही है कि इनके बीच संपर्क की सुविधा नहीं है। इनके बीच व्यापार बढ़ाने की भी कोशिश करें तो ये बहुत ही कठिन है। जैसे कि अगर नेपाल की तरफ देखा जाए तो वो पहाड़ी इलाका है, बांग्लादेश की तरफ देखा जाए तो वो दलदली इलाका है, पाकिस्तान की तरफ देखे जाए तो वहाँ संरचना का अभाव है, यानी कि सड़क और परिवहन की जो सुविधा है वो वहाँ उतनी डेवलप नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपस में जो संपर्क बनता है तो निश्चित ही हमें क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा कि इस दिशा में पहले भी की गई थी। और इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल थी BBIN। ये जो BBIN था वो सार्क देशों में बुनियादी ढांचा उसकी जो खस्ता हालत थी उसको ठीक करने के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी को उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के लिए ये पहल की गई थी। लेकिन ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इंडिया के बीच होने वाला था, लेकिन जो भूटान है उसने मतलब इस पे असहमति जताई। भूटान के असहयोग के कारण, उसकी असहमति के कारण ये अभी तक जो है ये सफल नहीं हो पाया। यदि BBIN जो है वो अगर बन जाता या इस पर काम हो जाता तो निश्चित ही इन देशों के बीच में व्यापार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता। लेकिन ये जो असफल हो गया या इस पे जो असहमति हो गई, इसके कारण इन विभिन्न देशों के बीच में जो है संपर्क का जो माध्यम है वो बहुत ही मतलब कम हो गया है, यानी कि ना के बराबर जैसा हो गया। तो इस कारण से जो संपर्क संरचना का भी अभाव हुआ है। चौथा, यदि देखा जाए आपसी सहमति का अभाव, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन देशों के बीच जो कई मामले ऐसे होते हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाती है। जैसा कि अभी जो पिछले टॉपिक में मैंने बताया BBIN, उसी को ही ले लेते हैं। जब 2017 में BBIN को प्रारंभ करने की बात चल रही थी, उसी समय भूटान द्वारा घोषणा की गई कि वो BBIN मोटर वाहन समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सहमत नहीं है। इसके पीछे वो कारण ये देता है कि पर्यावरणीय समस्या, यानी कि भूटान ये कहते हुए इनकार कर देता है कि इस पहल से जो उसके राजमार्ग पर अतिरिक्त वाहनों का बोझ बढ़ेगा उससे उसमें वायु प्रदूषण में वृद्धि होगी। तो भूटान अपने वायु प्रदूषण के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ वायु प्रदूषण ना हो, इस कारण से वो इस पहल पर असहमति जताता है। तो देखिए, यदि ये समझौता होता है तो सार्क देशों में व्यापार बढ़ता और इस संगठन की सार्थकता भी सिद्ध होती। लेकिन भूटान के इनकार कर देने से सहमति का अभाव देखने को हमें मिलता है, यानी आपसी सहमति का अभाव भी सार्क की अस्थिरता का कारण है। क्योंकि एक देश अगर इसमें असहमति दिखाता है तो वो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो इस कारण आपसी सहमति का अभाव होना भी इसकी अस्थिरता के कारण है। अब हम लोग बात करते हैं सार्क में सुधार हेतु क्या क्या उपाय किए गए। तो सबसे पहले हम BBIN में यदि सुधार हो या उसमें थोड़ा बहुत अगर संशोधन कर दिया जाए या भूटान की सहमति का इंतज़ार किया जाए कि जब भूटान सहमत हो तो इससे कन्विंस किया जाए, उसे कन्विंस किया जाए, तो इस कारण से थोड़ा सार्क में सुधार हो सकता है। यदि BBIN में थोड़ा सुधार हो गया, उसमें कुछ संशोधन हो गया तो। अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, सीमित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना। सार्क के जो सदस्य देश है इनके पास संसाधन अभी उतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब संसाधन कम उपलब्ध है तो संसाधन के अनुसार अपना कार्य निर्धारित करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितने चादर है उतने ही हमें पांव पसारने चाहिए। तो ऐसा जब संसाधन ही कम है तो हमें सीमित मुद्दों को ही अपने रखना चाहिए, मतलब अब सीमित मुद्दों को ही उठाना चाहिए। अगर आतंकवाद का मुद्दा को ले ले तो आतंकवाद के मुद्दे को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आतंकवाद को भी ले ले, व्यापार को भी ले ले, राजनीतिक सहयोग को भी ले ले, खेल को भी ले ले, तकनीक को भी ले ले। जाहिर है यदि इतने सारे मुद्दे को लेके चलेंगे और संसाधन उतने होंगे ही नहीं तो कोई भी एक काम सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सीमित मुद्दों को लेना ही इसके लिए बेहतर होगा। दूसरा है आपसी सहयोग बढ़ाना। आपसी सहयोग बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि जो भी विभिन्न देश है वो विभिन्न मामलों पर सहयोग बढ़ाएं। किसी को भी असहमति होती है तो अपनी असहमति प्रकट करे ताकि उसका हल निकाला जा सके। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपसी विवादों या मतभेदों को दूर रखना।
कई बार सार्क मंचों पर आपसी मतभेद को उजागर करने का मंच बन जाता है। देखिए, होना ये चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच यदि किसी प्रकार का अगर विवाद होता है तो भारत और बांग्लादेश को उसे अपने स्तर से निपटा लेना चाहिए, बल्कि उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आने वाले सार्क समिट में हम अपने विरोधी देश को जवाब देंगे। सार्क का उद्देश्य तो ये नहीं है कि आपसी मतभेद को उजागर करो और सार्क की बैठक को स्थगित कर दो। आसियान जो इतना सफल है उसका कारण क्या है कि वे आपसी विवादों को मंच पर नहीं उठाते हैं, लेकिन सार्क जो है कई बार ऐसा करते हुए पाया गया है कि आपसी विवादों को उठाया जाता है। हाल ही में जो सार्क की बैठक हुई थी और जो स्थगित रही थी, तो इसका कारण ये भी था कि भारत और पाकिस्तान के आपसी मतभेद यदि सार्क मतलब उसको उठाया गया था, और यदि सार्क यदि आपसी मतभेद को अपने आप से दूर रखेगा तभी इसकी सार्थकता बनेगी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यदि किसी विवाद को लेकर या किसी मतभेद को लेकर यदि कुछ ऐसा होता है, आपसी मतभेद होता है, तो उसे अपने स्तर से इन्हें निपटा लेना चाहिए, ना कि उसे सार्क मंचों पर उजागर करके उसकी बैठक को स्थगित करनी चाहिए। चौथा है संपर्क अधिसंरचना विकास। विभिन्न प्रकार की जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो संचार की सुविधा हो, इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं विकास करेगी तो निश्चित ही है कि व्यापार बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, संचार की सुविधा होगी, सड़क परिवहन की सुविधा होगी, तभी तो जाकर के व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्रीय सहयोग भी बढ़ेगा। सार्क के जो विभिन्न देश है विभिन्न प्रकार के आपदाओं से ग्रसित रहते हैं, कभी कहीं भूकंप आता है तो कहीं चक्रवात आ जाता है। तो यदि इनके बीच संपर्क रहेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तो यदि आपदा आती है तो दूसरे देश जो है तत्काल आसानी से उसको सेवा उपलब्ध करा सकेंगे, क्योंकि यदि रोड अच्छा रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, तो निश्चित ही है कि आपदा राहत और जो बचाव कार्य है वो जल्दी होगा, यानी तेज़ी से होगा, और इससे जान माल की जो हानि होती है वो भी कम होगी। और जो सबसे बड़ा कारण ये हम भी जानते हैं कि जैसा आपदा से जो जितना नुकसान होता है उसका कारण यही रहता है कि आपदा के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, यानी जो बचाव की प्रक्रिया होती है, राहत देने की प्रक्रिया होती है, अगर वो देर से होती है तो नुकसान जो है वो बढ़ता जाता है। तो यदि संपर्क अधिसंरचना में विकास होगा तो इस जो देश है उसके बीच में सहयोगात्मक कार्यवाही होगी और उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो संपर्क अधिसंरचना का विकास करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद चौथा है व्यापार को बढ़ावा देना। तो जैसा कि हमने देखा, इसके जो सदस्य देश के बीच जो मात्र 5% का ही व्यापार होता है और व्यापार में कुछ विशेष तरक्की नहीं हो पा रही है, जबकि आसियान को देखें तो दिन प्रतिदिन इसका व्यापार जो बढ़ता जा रहा है। तो जब व्यापार बढ़ेगा तभी तो संबंध बढ़ेगा और तभी तो संगठनों की सार्थकता भी आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ तो व्यापार ही नहीं बढ़ रहा है, ये तो स्थिर है। इससे सार्क की जो प्रासंगिकता है सिद्ध नहीं हो पाती है। यदि सार्क में सुधार लाना है तो व्यापार को बढ़ाना होगा, और यदि अगर व्यापार को बढ़ाना है तो इसके संपर्क अधिसंरचना उसमें भी विकास लाना होगा और उसके आपसी मतभेदों को उससे दूर रखना होगा, सहयोग में बढ़ावा देना होगा, कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देना। तो हमने देखा ये 5 पॉइंट जो सार्क में सुधार हेतु उपाय है। मतलब ये इन सब के द्वारा सार्क में कुछ थोड़ी बहुत वृद्धि की जा सकती है, उसका विकास किया जा सकता है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो अब ये देखिए, ये जो सार्क शिखर सम्मेलन है, जो अब तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए सार्क के, जो 1985 में ढाका में हुए थे, 1986 में बेंगलोर में, अभी तक 19 सम्मेलन हो चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को ये स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो ये सभी सम्मेलनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जितने जो मतलब सार्क में जिस भारत की जो भागीदारी रही है वो भी आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद में सार्क में क्या क्या समस्याएं हैं और इसके क्या क्या सुधार हेतु क्या क्या उपाय किए गए हैं, वो सब भी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये थे भारत और सार्क के संबंध, कि किस तरीके से संबंध है भारत और सार्क के, अब तक सार्क के क्या क्या उद्देश्य है, जिसमें मैंने आप लोगों को सब बता दिया। तो इस पर आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को भारत और एशियान के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। थैंक यू।